आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में। और अब तक के लाइव अपडेट में आपको बताते चले कि आज 31 का कहा जाता है। अब तक सिक्किम की लैब से जो टेस्ट आज के आए हैं, पॉजिटिव की बात करें तो 31 आए हैं। बारामूला सरे फहरिस्त आज रहा है। 2 दर्जन ना सही लेकिन 1.5 दर्जन के ऊपर ही रहा है। और बारामूला की बात करते हुए आपको नाजरीन थोड़ा सा हम एक और मुद्दे पे चलते हैं जो शहर श्रीनगर से लेके वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज हर जुबान पे था। और हर जुबान पे आज अगर कहें तो सबसे पहले गिनती कोई नहीं करा था। पहले दिन आपको याद होगा गिनती हो रही थी कि आज कितने पॉजिटिव आए, किस मोहल्ले से कौन पॉजिटिव आया, कितने किस इलाके से पॉजिटिव आए, पहले यही हो रहा था। लेकिन आज की बात करें, कल लगातार 2 दिनों से कश्मीर में लोग शायद गिनती भूल रहे हैं और कोविड के हवाले से आम लोग अब ये पूछ रहे हैं कि कौन किधर से पॉजिटिव नेगेटिव तो ना सही, लेकिन कौन किसका टेस्ट किसके सर थोपा गया ये पूछा जा रहा है। कौन कहता है कि कितने कहाँ पे हुए, ये कोई नहीं कहता है। आज सिर्फ यही है कि कोई अदला बदली कितनी हुई, यही पूछा जा रहा है। और इसी पूछने के बीच में जिस तरह आपको याद होगा कल का वाक़ा, चाडूरा का वाक़ा, जिसमें वो शख्स कहता है कि मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसके बाद और भी हड़कंप मची हुई है कि आखिर इस टेस्ट के क्या बात है, कौन इसके पीछे है, क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। ये पॉजिटिव को लेके एक हड़कंप महामारी की, इस तूफान की, उस पर और भी मामला जो गैर संजीदगी कहा जाता है वो जो है उस पर लोगों में काफ़ी परेशानी है। मुल्क में पहला मुकाम है रैड जो टेस्टिंग के मामलात को लेके, रैपिड टेस्टिंग का दावा किया जाता है। लेकिन इस रैपिड टेस्टिंग के दौरान इधर का उधर करने का जो मामला है उससे लोगों में काफ़ी परेशानी है। मिसालें दी जा रही हैं। कुपवाड़ा लुलाब के वर्नों के नौजवान की मिसाल दी जाती है। मिसाल ये दी जाती है कि वो अपनी दुकान पे काम कर रहा था, 27 साल का नौजवान था। अचानक उससे हार्ट अटैक जैसा केस पेश आता है, बीमार हो जाता है और उससे फौरन नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि शायद हार्ट का मामला है और उसे श्रीनगर रेफर किया जाता है। एसएमएस अस्पताल पहुंचता है, 2 घंटे के बाद उसकी मौत वाक़ा हो जाती है और सुबह उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। मुकामी लोग उस टेस्ट पर खदशात का इजहार करते हैं, बता रहे हैं कि न इलाके में कोई बात, न मोहल्ले में कोई मामला, तो फिर ये पॉजिटिव कहाँ से आ गया। और फिर पॉजिटिव के बाद पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को क्वारंटीन करने के जो मामला थे उससे भी लोगों में हड़कंप मची हुई है। शोपियां का मामला भी हमने आपको कल बताया था। खातून को 6 दिन के बाद पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मर गई पिछले हफ्ते, दूसरे हफ्ते रिपोर्ट आई, 6 दिन के बाद वो भी पॉजिटिव। और फिर शोपियां के साथ साथ पटन का कल का मामला और कल ही अनंतनाग का मामला। शख्स दरख्त से गिरता है और टीम फटाफट पहुंच जाती है कोविड का पॉजिटिव करना है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछें भी क्यों नहीं। दरख्त से गिरा शख्स जिंदगी की जंग हार बैठा है, साफ जाहिर है एक्सीडेंटल है, तो गाड़ी के नीचे आके जो मरेगा उसका भी कोविड कराना पड़ेगा, यही लोग पूछ रहे हैं। और फिर इस सारे के बीच में बेहुरमती जो हो रही है मैतों की इस कोविड के नाम पे, क्योंकि जनाजा भी नहीं सही तौर पे होता है, तो फिर लोग सवाल पूछेंगे क्यों नहीं। और पूछते हैं, आज पूछ रहे थे, आज यही था कि इसके पीछे की कॉन्स्पायरेसी क्या है। और कॉन्स्पायरेसीज में सवाल कल शोबे तिब पे उठा था और उस पर बातें भी हुई। बात बहुत दूर तक जा पहुंची और दूर पहुंचने के दौरान ये भी मालूम हुआ कि पॉलिसी साज इदारे भी अपनी पॉलिसी में कोई भी तब्दीली लाना नहीं चाहते। मिसाल दी जा सकती है, कुपवाड़ा में 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इलाके के सभी मरीज, इमरजेंसी हो, नॉन इमरजेंसी हो, लेबर पेन हो या कोई और दर्द, उसका इलाज वहाँ पे होता था। सरकार ने उसे कोविड में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ जो बीमार आते थे उनको 4 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट नर्सिंग होम भेजा गया। अब सवाल वहाँ पे है कि लेबर में कोई पेशेंट वहाँ उस नर्सिंग होम पहुँचता है, उसके पास वो नॉन कोविड है और उसको सर्जरी करनी पड़ती है, सिजेरियन करना पड़ता है, तो उसका कहाँ किया जाएगा, तो उसको बिलाखिर हंदवाड़ा रेफर किया जाता है। तो हंदवाड़ा, केरन के शख्स को हंदवाड़ा रेफर किया जाना और हंदवाड़ा से आगे उसको श्रीनगर रेफर किया जाता है क्योंकि हंदवाड़ा में लोड ज़्यादा है। एक तरफ सरकार करी कि रेफरल्स नहीं हुए और एक और नया ऑर्डर भी जारी हुआ है। उस नए ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टरों को बताया जाता है कि वो रेफर ना करें, इमरजेंसी केस है उसको रेफर ना करें। तो इमरजेंसी केस के लिए जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उस हॉस्पिटल में जो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर है उसका कोविड के साथ जोड़ के रखा गया होगा, तो फिर वो डॉक्टर कहाँ इलाज करेंगे। ये पॉलिसी साझेदारों की बात
और डॉक्टर भी हमारे कम नहीं है। शोभा तिब से जुड़े हमारे ये डॉक्टर जो है, सबसे पहले हम सलाम आज का ये करना चाहेंगे, प्रोग्राम का सलाम हम करना चाहेंगे। और प्रोग्राम में आज हमारा प्रोग्राम भी हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं, डॉक्टर नवीद नज़ीर को, जो पॉजिटिव भी हैं लेकिन आज भी वो पेशेंट्स को देख रहे थे। वो अलग बात है, उनको टेस्ट को वो व्हाट्सएप के जरिए देख रहे थे, उनकी सारी रिपोर्टिंग वो फाइलिंग जो है वो उनके पास पहुंच रही थी, और वो पूरा डायग्नोज करते हुए जवाब भी व्हाट्सएप के जरिए दे रहे थे। उनके जो एक्सरेज है, बाकी जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो देख रहे थे, यानी अपना काम कर रहे थे और फ्रंट लाइन पे आज भी काम कर रहे थे। चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन कर रखी हो, लेकिन आज भी काम कर रहे थे। तो सलाम ऐसे डॉक्टर्स को जो इन हालात में भी काम करते हैं, वरना उन्हें छुट्टी का अच्छा बहाना मिल गया था, लेकिन छुट्टी आज भी उन्होंने नहीं की, आज भी वो काम कर रहे थे। कहीं हैं हमारी इस कौम में अभी भी जिनमें खुदा का खौफ है, जिनमें इंसानियत का जज्बा है, और डॉक्टर नवीद नज़ीर की मिसाल हम दे सकते हैं, लेकिन हम कई और ऐसी मिसालें भी दे सकते हैं जहां हमारे इस शोबे पर सवाल खड़ा हुए हैं। कुपवाड़ा की बात हमने की, वहां पे हॉस्पिटल को कोविड ट्रांसफर किया गया। 14 से 20 के करीब वहां पेशेंट हैं जो कोविड रिलेटेड है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को यरगमाल बनाया गया। और ये कुपवाड़ा की कहानी नहीं है, बारामूला में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बांडीपोरा में भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है, और फिर साउथ कश्मीर चले तो कुलगाम में भी ऐसा है, शोपिया में भी ऐसा है, पुलवामा की कहानी भी कुछ बदल नहीं है। तो ये सब कुछ रूरल एरियाज में जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिरेल पूरी तरह से किया जा चुका है। इस वक्त हम कह सकते हैं किया जा सकता है, क्योंकि दांत का दर्द हो तो कहाँ जाए, सर में दर्द हो तो कहाँ जाए, पेशेंट जो है जो रूटीन के पेशेंट है वो कहाँ जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट हमारी अब हर खातून जो लेबर में है, जो हामला है, वो पॉजिटिव क्यों आ जाती है, इसमें भी लोग पूछ रहे हैं। जहां देखो हामला खातून पॉजिटिव है, जहां देखो हामला खातून पॉजिटिव, क्या ये पूरी तरह कम्युनिटी में हर किसी के सर चढ़ के अब ये वायरस बोल रहा है, ये लोग पूछ रहे हैं। फिर बचा ही नहीं है इस कौम में, और ये सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सवालात के कटघरे में एक और सवाल भी पूछा जा रहा है। कोविड के नाम पे सियासत ना सही, लेकिन डिवीजन की बातें की जा रही हैं। हमारे सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन कश्मीर नहीं आना चाहते हैं कोविड के नाम को लेके, और सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन की तरफ से जो यूनियन है वहाँ की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को कल एक चिट्ठी भी गई है, दरख्वास्त गई है कि वो कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं, सेक्रेट एज इट इज़ रहना चाहिए। सरकार ने ऑर्डर निकाला 15 को सेक्रेट श्रीनगर में खुलेगा, लेकिन सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन आज भी वहाँ हंगामा किए हुए थे। और सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन की इस कहानी के पीछे कुछ लोग सियासत भी बता रहे कि सियासत के कुछ मोहरे कश्मीर में सिविल सेक्रेटरी को खुलने का मौका नहीं देना चाहते, और उन्हें बहाना चाहिए, कोई न कोई बहाना, कोविड का बहाना। और उन मुलाजमीन के हवाले से आज शहर में यही पूछा जा रहा था कि कोई उन मुलाजमीन से जो कश्मीर नहीं आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कश्मीर में ना जाए, जम्मू में ही रहे, तो क्या उनसे ये पूछा जा सकता है कि ज़रूर ब्यूरोक्रेसी किस वक्त कहाँ है, महामारी कहाँ है, जम्मू में है या कश्मीर में है? अगर जम्मू में महामारी, कश्मीर में महामारी या कश्मीर में तूफान है, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ सिविल सेक्रेटरी को क्यों नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो कम अज़ कम जितनी भी गलतियाँ इस वक्त हो रही हैं, चाहे वो जानबूझ के हो रही या अनजाने में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उस पर तो रोक लगेगी, कोई तो पूछने वाला होगा। जम्मू में सेक्रेटरी रहेगा तो कश्मीर में क्या काम होगा? फिर सिविल सेक्रेटरी का एज इट इज़, कश्मीर सिर्फ 36 मुलाजम आए सिविल सेक्रेटरी के, तो क्या यहाँ 36 का ही सेक्रेटरी चलेगा? और उस सारे के बीच में जो फाइलें वगैरह है सिविल सेक्रेटरी की, वो क्या जम्मू में रहेंगी, या वो भी उनका भी मुंह नहीं होगा? और कश्मीर में किसी को काम होगा वो कहाँ जाएगा? सिविल सेक्रेटरी पर हर किसी कश्मीरी की नज़र रहती है, कम से कम 6 महीने यहाँ सरकार रहती है, सरकार का कोई एक्टिव रोल रहता है। तो सिविल सेक्रेटरी कश्मीर मुंतकिल न कराए जाने के पीछे की साजिश क्या है? और जम्मू के सिविल सेक्रेटरी में आज मुजाहरा भी हो रहा था। सोशल मीडिया पर जो हमने वीडियो देखा, उस वीडियो को देखते हुए हम उस पर कोई और सवाल नहीं करेंगे। हम उन मुलाजमीन से, उन मुजाहरा करने वालों से पूछ रहे हैं कि ज़रा ये भी बताइए कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई इस मुजाहरे के दौरान ख्याल रखा था? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग थी? परसों ही रियासत का एक सेक्रेटरी लेवल का शख्स पॉजिटिव होता है और उसके बाद आधी सरकार को, जम्मू कश्मीर की आधी सरकार को क्वारंटीन जाना पड़ता है। और जम्मू में जो आज कुछ हुआ सिविल सेक्रेटरीट में, क्या सारे सिविल सेक्रेटरी जम्मू को, क्या वहाँ पे एक वो वायरस नहीं है, वहाँ सब पाक साफ है? तो क्या जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट को पूरे को क्वारंटीन नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ आज हर कोई कांधे से कांधा मिलाए जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा था। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो तस्वीर, जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा, उसमें दूर दूर तक उसका कहीं नामो निशान नहीं था। तो सिविल सेक्रेटरी के उन लीडरान, उन मुलाजमीन से एक तो कानून की दजिया, उस पर एक और सियासत और कश्मीरियों को हक से महरूम रखने की कौन सी कोशिश है?
ये पूछा ज़रूर जा सकता है और पूछे और भी मामला पूछे जा सकते हैं। सरकार से प्राइवेट नर्सिंग होमों को बंद करने का भी पूछा जा सकता है, सील करने का भी पूछा जा सकता है। किस ख्याल से सरकार जिस भी प्राइवेट नर्सिंग सेंटर में कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो सरकार उसको सैनिटाइज करने के बजाय उसको सील कर देती है, किस ख्याल से, किस वजह से? अगर उसको सैनिटाइज किया जाएगा वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को मदद होगी, कब वो महंगे ही सही लेकिन कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा। तो ये प्राइवेट नर्सिंग होमों को क्यों सैनिटाइज सील किया जाता है, सैनिटाइज क्यों नहीं? कुपवाड़ा में भी ऐसा हुआ, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में केस पॉजिटिव आता है, ट्रीटमेंट उसका होता है और उसके खबर निकलते ही फटाफट कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है, सील कर देती है। ये आज का वाक़ा, 3 दिन पहले पटन का वाक़ा है, वहाँ पर भी एक प्राइवेट जो लैब है उसमें पॉजिटिव केस आता है, फटाफट लैब को सील किया जाता है, जबकि वहाँ पे उसको सैनिटाइज करना था। सील और सैनिटाइज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और प्राइवेट नर्सिंग होमों के हवाले से भी ये भी किसी दूध के धुले हुए नहीं हैं। हमारे प्राइवेट नर्सिंग होमों के हवाले से खबरें आ रही है। आज श्रीनगर के 2 नर्सिंग होमों में के हवाले से खबरें आई है और उन्हीं 2 नर्सिंग होमों के हवाले से हम बताएं कि हम शहर ख़ास के एक नर्सिंग होम का एक वीडियो हमारे पास है जिसपे फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक पता नहीं था। खचाखच भरा हुआ हाल फिश मार्केट की मिसाल पेश कर रहा था और वहाँ पे ना कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की तमाशा देख रही थी। और साफ जाहिर है उस अस्पताल में अगर उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव केस होता तो शहर श्रीनगर में इस वक्त आधी आबादी पॉजिटिव हो गई होती। ये श्रीनगर शहर ख़ास के इलाके में कायम एक बड़े नामी ग्रामी प्राइवेट नर्सिंग होम का हाल अहवाल था। और प्राइवेट नर्सिंग होमों के साथ साथ प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से बताते चले कि यहाँ पे टेस्टों की जो रेट इन्होंने लगा रखी है वो भी कहीं न कहीं सरकार को उस पर कदम लगाने की ज़रूरत है। एक खबर शहर में ये भी है कि यहाँ बायोप्सी के लिए 15,000 एक बड़े इदारे ने जो बड़ा लैब वाला है यहाँ पे उसने चार्ज किए हैं। 15,000 उस टेस्ट के जिसके लिए 1,500 रुपये लिए जाते थे। मीर उमर जो इस प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि इस टेस्ट के कितने पैसे लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा 1200 से 1,500 रुपये तक ही लिए जाते हैं। माना 1,500 आज कोविड है, 2,000 कर दीजिए, 2,500 कर दीजिए, लेकिन 15,000 लेने वाले के हवाले से ज़रूर पूछा जा सकता है कि किस हैसियत से उसने 15,000 लिए। नाजायज़ मुनाफाखोरी में हम अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ कसाई महंगा बेच गया, यहाँ मुर्गा बेचने वाला मुर्गा महंगा बेच गया, तो लेबॉर्ट्री वाले ने कौन सी सरखाब के पर लगा रखे हैं जो इस तरह से इसने बेचा। और कोई उससे पूछे ना, कोई उससे कहे ना कि आप इन हालात में कौम पे किस तरह की तलवार चला रहे हो। बिल्कुल अपनी नाज़रीन तक मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक वाक़ा जो हमें कल ही पेश आया, उस वाक़े में एक गाँव, हमारे गाँव का एक शख्स मेरे पास फ़ोन करके मुझे बता रहा है कि वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है क्योंकि उसकी अपनी बेटी का इलाज करवाना है प्राइवेट नर्सिंग होम में। सरकारी अस्पताल में वो नहीं जा सकता क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं है। कुपवाड़ा की वो मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़मीन बेचना चाहता है। कुपवाड़ा में यूजुअली ज़मीन ऊपरी इलाकों में बहुत सस्ती है, 50-60 हज़ार से 1 लाख रुपए तक वहाँ कनाल जाती है। तो अपनी बता रहा है कि उसको 60,000 रुपया प्राइवेट नर्सिंग होम में खर्चा है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है। वो बेचने के लिए ख़रीदार ढूंढ रहा था। तो बेटी का इलाज कराने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में, सरकारी अस्पतालों में जहाँ 1,000 रुपये का इलाज होता था वहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम 60,000 का उसको बिल चढ़ा रहे हैं और वो अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर हो चुका है। ये हालात हमारे हेल्थ सेक्टर के, हमारे हेल्थ सिस्टम के, और इसमें सरकार जहाँ जिम्मेदार है हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम भी जिम्मेदार है और इन पर कदम लगाने की ज़रूरत भी है। और जहाँ नर्सिंग होमों की बात करें, हमारे तालीम के निज़ाम में भी इतने पेच ढीले हैं कि आंखें बंद करके भी ख्वाब में वो ढीले पेच नज़र आते हैं। मिसाल आज की दें, सरकार ने हुक्मनामा जारी किया था पिछले दिनों कि प्राइवेट स्कूलों से किसी भी असातिज़ा को, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। लेकिन श्रीनगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल में 6 अस्पतालियों को छुट्टी की गई है। श्रीनगर के हुमहमा के इलाके में उस स्कूल और उसकी एक ब्रांच मामद के इलाके में भी है, 6 उस्तानियों को छुट्टी की गई है। उस्तानियाँ जो हमसे बात की उन्होंने बताया कि उनकी छुट्टी की गई है। इंतज़ामिया से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनका कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया गया क्योंकि वो प्रोबेशन पे थे और प्रोबेशन के बाद उनका कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया गया। क्यों वजह हमने पूछी तो कहा कि वो जो क्राइटेरिया उनका उस पर खरा नहीं उतर रहे थे।
लेकिन बात कुछ और भी है, क्योंकि जो कुछ भी सोचे उनकी जो बातचीत हुई है व्हाट्सएप के जरिए, जो कुछ भी स्क्रीनशॉट्स हमने देखे उस व्हाट्सएप के बातचीत के, उस दौरान यही मालूम हुआ कि इंतज़ामिया कहीं न कहीं उन लोगों के साथ गलत कर रही है, उनकी तनख्वाहें जो है उस हवाले से सवाल उठा रही है। तो इस मामले में लेबर कमिश्नर बडगाम की भी जिम्मेदारी है। हमने उन खवातीन को, उन असातिज़ा को लेबर कमिश्नर बडगाम का फ़ोन नंबर भी दिया, उसका एड्रेस भी दिया है। हमें उम्मीद है कि वो लेबर कमिश्नर से बात करेंगे और ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये हमारे सिस्टम के कई ऐसे पुर्जे हैं जिन पे बात ज़रूरी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार भी कर रही है। जहाँ एक तरफ से हमारे यहाँ कुछ पहलू मंफी भी दिखाई दे रहे, वहाँ सरकार भी पॉजिटिव कर रही है और तालीम के मैदान में आज पॉजिटिव कदम भी है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के हवाले से आपको याद होगा कि हमने वाविला किया था, हमने सवाल उठाया था, फाइल प्रोसेस हुई, फाइल गवर्नर के पास गई है। उम्मीद है, हमें ज़राए से मालूम हुआ कि अगले 2-3 दिनों में फाइल वापस आ जाएगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। लेकिन एक और भी है, एजुकेशन के साथ साथ रियासत में जो इक़्तिसादी माहौल है उसको बढ़ावा देने के लिए भी एक आला सतही मीटिंग आज श्रीनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में मुनक़द हुई, और जिसमें एजुकेशन के मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हैं उनको भी उस मीटिंग में बुलाया गया था, उनके मशवरे भी लिए गए। और मशवरों के साथ साथ आज ये फैसला लिया गया, टेंटेटिव फैसला, फिलहाल इस पर हाथ भी नहीं है, कि कश्मीर में एक एजुकेशन हब बनाया जाए। जिस तरह राजस्थान के कोटा में है, इस तरह कश्मीर में भी बन सकता है, और दुनिया के एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन प्लेयर जो हैं उन्हें कश्मीर लाया जाएगा और यहाँ पे उन्हें इंसेंटिव्स भी दी जाएंगे। लेकिन आज इंसेंटिव्स के साथ साथ उन्हें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने में मदद भी सरकारी सतह पे की जाएगी। एक बड़ा इनकलाबी कदम एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, लेकिन वही बात रह जाती है कि इस बात को, जो कुछ मीटिंग में फैसला हुआ उसको अमलाया जाने। लेकिन कुछ खदशात आज की मीटिंग में ये भी देखने को मिले कि खदशा नंबर 1 ये कि बाहर से जो भी कश्मीर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनेगा तो कहीं ना कहीं उसको किसी जम्मू कश्मीर के शख्स को हिस्सेदारी में साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जहाँ में जाते हैं आप, वहाँ अपनी बिजनेस करते हैं, तो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनको आपको हिस्सेदार बनाना होता है। ये कानून है दुनिया का, तो कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए। बाहर से जो आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसका जोड़ीदार जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। और जो ज़मीन की रेट इन स्कूलों को दी गई है उस हवाले से भी सवाल उठाया जा सकता है कि ज़मीन की रेट 1 लाख रुपया फी कनाल के हवाले से इनको ज़मीन दी जाएगी, तो थोड़ी ये सही बात नहीं बन पाती है। तो ये बात अभी तक की, लेकिन अभी बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात 6:30 बजे। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।